लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का महासंग्राम शुरू हो चुका है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदाता नेताओं की राजनीतिक किस्मत का फैसला करेंगे। इस चरण में 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें कई दिग्गज उम्मीदवार मैदान में हैं। करुणा बिल्कुल, और देखिए आप 5 केंद्रीय मंत्री हैं, 2 पूर्व क्रिकेटर्स की साख दांव पर है। आज के मतदान में कई बड़े चेहरे हैं, उनमें से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सरीखे नाम शामिल है। जी हां, और शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग शुरू हो रही है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज होना है मतदान। 1717 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है आज। करीब 17 करोड़ 70 लाख मतदाता आज अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे, ये हर कोई उम्मीद कर रहा है। अगर 2019 के मद्देनजर देखें तो वोटिंग परसेंटेज में पिछले 3 चरणों में कमी देखी गई है। उम्मीद यह की जा रही है कि चौथे चरण में ऐसा नहीं होगा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आज आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी चुनाव हैं तो अपने घर से जरूर निकलें, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल जरूर करें। यह देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिहार के बेगूसराय से गिरिराज सिंह अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं सुबह सुबह तड़के। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। गिरिराज सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में है। पिछली बार उनका मुकाबला कन्हैया कुमार से हुआ था, जिन्हें करारी मात दी थी। इस बार फिर बीजेपी ने गिरिराज सिंह को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा है और वो अपना वोट डालने के लिए सुबह सुबह कतारबद्ध होकर पहुंचे हैं अपने पोलिंग सेंटर में। तो बिल्कुल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे, देखिए 7 भी बज गए, यानी कि अब वक्त भी शुरू हो गया है मतदान का, पोलिंग का। और ऐसे में ये तस्वीरें इसलिए बेहद खास हो जाती है। इससे पहले देखिए कैसे पूजा अर्चना की गई। गिरिराज सिंह जो कि अपना मत डालने के लिए पहुंचे हैं और इससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की है। बेगूसराय से एक बार फिर से गिरिराज सिंह जो कि चुनावी मैदान में है, उन्होंने पूजा अर्चना की है, आशीर्वाद लिया है भगवान का, और उसके बाद आप पोलिंग स्टेशन पहुंचे हैं जहां पर वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग सीटों पर मौजूद हैं। 96 सीटों पर आज हो रही है वोटिंग। चौथे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है और स्क्रीन पर हम चाहेंगे हमारे वो तमाम रिपोर्टर्स जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दिया जाए। रविशंकर दत्ता मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वो एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। राजीव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, रजनीश रंजन हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, और तेलंगाना भी आपको लिए चलेंगे। हैदराबाद से हमारे सहयोगी नूर मोहम्मद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नूर, सबसे पहले हैदराबाद सीट पर क्या हाल है, कितनी कांटे की टक्कर है, ये जरा बता दीजिए। और दूसरी बात कि वोटर्स का रुझान कैसा नजर आ रहा है सुबह सुबह? क्या वोटर्स में वो जोश, वो जज्बा नजर आ रहा है कि जल्दी से अपने घर से निकलें और वोट डालने के बाद ही कोई काम करें? पूरे तेलंगाना के अंदर 17 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकसिंग हैदराबाद पार्लियामेंट हलके पर है, जहां पर बीजेपी वर्सेस MIM लगातार जिस तरह से प्रचार हुआ था उसका पूरा असर यहां पे दिख रहा है। देखिए ठीक 7 बजे 7:15 बजे ओवैसी यहाँ पर आएंगे और इसी पोलिंग बूथ से ओवैसी वोट डालकर यहाँ से जाने वाले हैं। हम लोग अभी तक वोटर जितने भी हैं वो लगातार अभी अंदर जा रहे हैं। मगर पूरे तेलंगाना की बात करूँगा तो जिस तरह से बीजेपी ने जो प्रचार किया था और वार किया था MIM ने, उसका सीधा असर यहाँ पर दिख रहा है और पोलिंग स्टेशन में लगातार वोट करने के लिए अंदर जा रहे हैं। देखिए हैदराबाद के अंदर अगर हैदराबाद का 7 कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें MIM पार्टी ने लगातार जिस तरह से जमकर जो प्रचार किया था, जो वॉल सिटी से लेकर पाकिस्तान के मुद्दे तक ने उन्होंने उठाया था, उसका सीधा असर आज पूरे तेलंगाना पर दिख रहा है। तेलंगाना के और इलाकों में भी जहाँ पे पोलिंग शुरू हुई, बाज़ इलाकों पर रात में लगातार जिस तरह से बारिश हुई थी उसका असर काफ़ी ज़्यादा है। बाज़ जगहों पर अभी पोलिंग शुरू नहीं हुई है, बाज़ जगहों पर पोलिंग अधिकारी अभी जाना भी बाकी है। देखिए तेलंगाना के बाज़ इलाकों में बारिश की वजह से यह सिचुएशन यहाँ पे पेश आया है। और सिकंदराबाद और हैदराबाद में जहाँ पे सिकंदराबाद में किशन रेड्डी जो बीजेपी के नेता हैं, उनका इलेक्शन उनका ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे नूर मोहम्मद। इस वक्त गिरिराज सिंह जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। रुपेश आपके साथ गिरिराज सिंह जी मौजूद है। चलो और बाहर यार,
यहाँ देखिए बिल्कुल गिरिराज सिंह अपने बूथ पर अपने गांव पर हर साल सबसे पहला वोट डालते हैं। एक मिनट रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई। तो गिरिराज सिंह ये बताइए, सबसे पहला वोट आप हर साल डालते रहे, इस बार भी आपने पहला वोट, जरा उंगली दिखा दीजिए। और देखिए वोट डालने के बाद ये बताइए, वोटरों से अपील करूंगा, अपने गांव बड़हिया से लेकर के मुंगेर बेगूसराय से लेके पूरे बिहार देश को कि वोट जरूर डालें। ये लोकतंत्र का पर्व है और ये एक वोट अटल बिहारी वाजपेयी को गिरा सकती है सरकार से, और एक वोट नरेंद्र मोदी को 400 के पार ले जाने का काम करेगा, जिससे गरीबों को एक ताकत मिलेगी। मतदाता के साथ इस बार उम्मीदवार भी हैं बेगूसराय से, क्या कहेंगे सर, कैसी तस्वीरें हैं? बहुत अच्छी तस्वीर है। मुंगेर बेगूसराय सहित 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी के झोली में आएगा। और कल पटना का रोड शो नरेंद्र मोदी ने करके जनता से सीधा अपील की है और उस अपील का दृश्य दिखने शुरू हो गया। प्रधानमंत्री के रोड शो का कितना असर पड़ेगा? मैं तो कहा दिखना शुरू हो गया है रोड शो का। अच्छा, बेगूसराय में आप 4,22,000 से जीते थे पिछली बार 2019 में, इस बार क्या स्थिति रहेगी बेगूसराय की अगर बात करें तो? इस बार भी उससे पार जाऊंगा। धार्मिक ध्रुवीकरण की भी संभावना है क्या वहाँ? देखिए, धार्मिक ध्रुवीकरण, ये लालू यादव जैसे लोग जो कल तक पिछड़ों की बात करके जातियों में बांटते थे, आज मुसलमानों को आरक्षण देकर के हिंदू पिछड़ों को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, उसके नौकरी छीनना चाहते हैं। मैं यादवों से अपील करूंगा, कुर्मी, कोयरी, पिछड़े, निषाद, सबसे अपील करूंगा, SC ST कि इसका बदला लो। भारत को लोग पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, भारत को पाकिस्तान बनने से रोकना है तो 400 के पार मुंगेर लोकसभा के लिए तेजस्वी यादव ने कहा सभी पिछड़ा एक हो जाओ, इसमें क्या कहेंगे? कहाँ मुंगेर लोकसभा के लिए तेजस्वी यादव ने कहा सभी पिछड़ा एक हो जाओ। इस लोकसभा के लिए तेजस्वी यादव ने कहा सभी पिछड़ा एक हो जाओ। देखिए ये दो मुहा होगा कि हिंदुओं को, हिंदू पिछड़े का नौकरी छीनेंगे और दूसरे तरफ पूरे परिवार मलाई खाएंगे और मुसलमानों को आप आरक्षण देने की बात करेंगे। ये अब नहीं चलने वाला है। कहाँ बात? ये यहाँ पर पेड़ इनको, ये महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं गिरिराज सिंह वोट देने के बाद से यहाँ पर, और ये आंवला का है, आंवले का पेड़। आंवला जो सनातन धर्म में है बहुत पवित्र पेड़ माना जाता है, इसकी पूजा तक की जाती है और अक्षय नवमी के दिन इस आंवले की पूजा की जाती है। और आज जो यहाँ मतदान कर्मी हैं वो इनको, गिरिराज सिंह को, इनको आंवले का पेड़ दे करके, ये जो ये है, ये बताइए गिरिराज जी, ये बताइए, अब वोट नहीं, अब मुझे बेगूसराय जाना है यार। ये बताइए क्या स्थिति है गिरिराज जी? बेगूसराय में जीतेंगे और क्या स्थिति है, मुंगेर भी जीतेंगे। पूरे बिहार में 40 की 40 सीट लेंगे। एक सीट किशनगंज जो कहते हैं कि हम फिर से लेंगे, मैं किशनगंज के मतदाताओं से अपील करूंगा कि देश के अस्मिता के साथ किशनगंज की सीट भी NDA के झोली में दें। अच्छा, कई बार ये भी सुना गया कि हिंदुओं का वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। आज मतदान का दिन है, आज इस तरह जो ये ध्रुवीकरण की जो, ये कोई नहीं कहता कि हिंदुओं का। हमने ये जरूर कहा कि अपने मतदाताओं से, अपने समर्थकों से कि हमें वोट नहीं चाहिए देशद्रोहियों का, हमें वोट नहीं चाहिए पाकिस्तान परस्त लोगों का। आज भी कह रहा, पीएम मोदी जब भी बिहार आते हैं मुद्दों की बात नहीं करते हैं। मुद्दे तो देखिए एक बार फिर से गिरिराज सिंह जिन्होंने अपना वोट डाला है, वोट कास्ट किया और पाकिस्तान का जिक्र भी वो करते हुए नजर आए हैं। खैर, इस बीच कन्नौज का रुख करते रजनीश रंजन हमारे साथ वहां से लाइव जुड़े हैं। रजनीश, बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है कन्नौज की। बात करें सुब्रत पाठक एक बार फिर से बीजेपी से हैं और पिछली बार इस सीट पर डिंपल यादव को महज 13,000 वोटों से हराया था, लेकिन इस बार अखिलेश यादव यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वो चुनावी मैदान में है। कैसा मुकाबला यहां नजर आ रहा है इस बार?
बिल्कुल, देखिए मुकाबला भी दिलचस्प है और वोटर्स भी बहुत उत्साहित हैं। 7 बजे हैं और यहाँ पे ये जो लोग आप देख रहे हैं कतारों में, ये 7 बजे से काफ़ी पहले आ गए थे। चूँकि यहाँ पे मॉक पोलिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी, इसलिए लोगों को भीतर नहीं आने दिया जा रहा था। लेकिन जैसी पोलिंग शुरू हुई है, आप देखिए कितने उत्साहित वोटर हैं और लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें जो आम लोगों की भागीदारी है, आम लोगों की जो आस्था है वो कितनी मजबूत है, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कतार में हर तबके के लोग हैं, युवा लोग भी हैं, कुछ वरिष्ठ लोग भी हैं और यहाँ पर देखिए जो नौजवान हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। सर, वोट देने आए हैं, क्या मुद्दा ध्यान में है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर? मोदी को और भी लोगों से बात करते हैं। आप युवा वोटर हैं, क्या है मन में, क्या सोचकर वोट देने जा रहे हैं? सर मैंने काम देखा है पिछली सरकार का, मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, फॉरेन पॉलिसी के मामले में, रोड के मामले में, तो मैं उसी को देख के पहले। उम्मीदवार महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, वो मैटर ही नहीं करता, सेंट्रल का इलेक्शन है, मोदी जी मैटर करते हैं। देखिए और युवा है, आप बताइए आपके मन में क्या है? सर, राष्ट्रहित के मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं। राष्ट्रहित के मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं। उम्मीदवार भी महत्वपूर्ण है, अखिलेश यादव हैं, बड़े नेता हैं। उम्मीदवार भी महत्वपूर्ण है, पर ये लोकसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, ये गली नालों के चुनाव के लिए नहीं देखा जाता है। अब देखिए बड़ी बात कर रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव बड़े मुद्दों पे लड़े जाते हैं। आपके मन में क्या है, क्या सोच कर आए हैं वोट देने? राष्ट्रहित का मुद्दा है और लोगों को पाकिस्तान से प्रचार मिल रहा है, उसके विरोध में हम लोग मतदान कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तमाम लोग हैं जिनके अलग अलग मुद्दे हैं। राष्ट्रवाद का बड़ा मुद्दा है और बड़े विकास के मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखा गया है। और बड़ी बात यह है कि कन्नौज में पिछले 2 चुनावों में, चाहे वो 2019 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो, जो वोट का अंतर है, जीत का अंतर है, वो महज 13,000 और 18,000 रहा है। लेकिन यहाँ की आबादी 19 लाख की है, तो दोनों पार्टियों के जो समर्थक हैं वो बड़ी तादाद में है और ये देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, बने रहे आप हमारे साथ। और वोटर्स का मूड क्या है कन्नौज में, ये आपने कुछ वोटर से बात करके जानने की कोशिश की। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पूर्वी वर्धमान में हत्या से जुड़ी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हो गई है। मृतक का जो नाम है वो मिंटू शेख बताया जा रहा है। केतुग्राम के चेचुंडी गांव की ये वारदात है जहां तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हो गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चीख पुकार मची हुई है इस वक्त इस घर में। मिंटू शेख नाम का ये शख्स बताया जा रहा है जो कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता था और उसका पूर्वी वर्धमान में कर दिया गया है मर्डर। और देखिए पश्चिम बंगाल से ही बड़ी खबर है अगली, जहां पर नदिया में बम विस्फोट की खबर आ रही है। वोटिंग से पहले रविवार की रात बम विस्फोट हुआ। नकाशी पारा थाने के बिलकुमारी गांव में विस्फोट हुआ। पुलिस ने घटना से हालांकि साफ तौर पर इंकार किया है। और सीधे आपको लिए चलते हैं बहरामपुर से। हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। बहरामपुर सीट का क्या हाल है वो मैं आपसे जानूंगा रवि, लेकिन ये जो 2 घटनाएं सामने आई हैं इसको लेकर क्या अपडेट मिल पाई है? एक तो नदिया में बम विस्फोट हुआ है और दूसरी तरफ हमने देखा एक तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या भी हो गई। देखिए पश्चिम बंगाल जाना जाता है हिंसा के लिए। ये जो 2 घटना कह रहे हैं, एक पूर्वी वर्धमान का जहां पे मिंटू शेख का मृत्यु हुआ है, वहां पे आरोप जा रहा है बीजेपी के ऊपर, और नाकाशीपारा में जो बम विस्फोट हुआ है उसका कहा जा रहा है कि कल रात में वहां पे बम मौजूद था जिसको जो वहां पे हटाने की कोशिश की गई और फिर उसको विस्फोट हो गया। इस वक्त मैं हूँ अधीर चौधरी के घर के सामने, आपको एक बार दिखा देता हूँ। उनका ये घर है, ये उनका घर का गेट है, सामने एक छोटी सी फैक्ट्री है, उसका पीछे उनका घर है, आप देख सकते हैं। यहीं से वो निकलेंगे, इसके बाद वो अलग अलग बूथ में जाएंगे। अभी तक पश्चिम बंगाल में 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं वो शांतिपूर्ण रहा है, ऐसा कोई बड़ी घटना नहीं घटी है जहां पे कहा जा सकता है पश्चिम बंगाल जो रक्त रंजित चुनाव के लिए जाना जाता है वो ऐसा नहीं हुआ है। तो इस बार भी वही आशा लगाया जा रहा है। लेकिन यूसुफ पठान जो कि स्टार कैंडिडेट है तृणमूल कांग्रेस के लिए, वो यहाँ से अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अधीर के लिए ये एक मुद्दा बन चुका है क्योंकि मुस्लिम वोट यहाँ पे बहुत ज्यादा है और जो यहाँ
यहाँ पे झमेले हुए थे रामनवमी को लेके यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे वोट जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो चुके हैं। तो हिंदू वोट जो है यहाँ पे बीजेपी और अधीर रंजन चौधरी में अगर डिवाइड हो जाता है तो एडवांटेज यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन अधीर चौधरी ऐसा एक नाम है जहाँ पूरा पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है। बैरामपुर में यहाँ पे अधीर चौधरी अपना घर बना के रखे पिछले 7 बार से, तो वो इतनी बार का सांसद है, तो इस बार भी आशा लगाया है कि उनका जो मास बेस है वो काम पे आएंगे और वो यहाँ पे फिर से जीत हासिल करेंगे। लेकिन अभी चुनाव शुरू ही हुआ है, पूरा दिन जाने के बाद समझ में आएगा कि कैसे वो अपना चुनाव लड़ते हैं। और यूसुफ पठान हो या तो बीजेपी का जो कैंडिडेट रविशंकर, वाकई में बहरामपुर की बात करें तो सीट जहां अधीर रंजन चौधरी के लगातार 1999 से काफी मजबूत रही है, लेकिन इस बार पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान से चुनौती मिल रही है। इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, चौथे चरण के चुनाव के बीच पीएम का एक्स पर पोस्ट, मतदाता बड़ी संख्या में मतदान करें, प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट की गई है। मजबूत सरकार के लिए मतदान करें, अपना कर्तव्य निभाएं, लोकतंत्र को मजबूत करें। प्रधानमंत्री की तरफ से मतदाताओं के लिए संदेश, और यह साफ कहा गया कि अपना कर्तव्य निभाएं और मजबूत करें लोकतंत्र को, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और इन सबके बीच राजीव सिंह का हम रुख करते हैं जो कि हमारे साथ औरंगाबाद से जुड़े हुए हैं। राजीव, अगर औरंगाबाद की बात की जाए, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में भी इस बार जो चुनाव है वो आज के फेज में हो रहा है, चौथे फेज में हो रहा है, लेकिन इससे 1-2 दिन पहले तक हमने देखा अमरावती सीट से जो नवनीत राणा है, खैर वहां पर पोलिंग 26 तारीख को हो गई, लेकिन उनके बीच में और असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाइयों के बीच में जो वाद विवाद होता हुआ नजर आए, जो बयानबाजियां हुई है, क्या उसका असर इस बार चुनाव में पड़ता हुआ नजर आएगा आज के फेज में? बिल्कुल, देखिए नवनीत राणा ने जो बयान दिया था उसको लेकर हमने खुद यहाँ पे जो एमआईएम के उम्मीदवार हैं इम्तियाज जलील, उनसे बात की थी, लेकिन वो सीधे तौर पर इस सवाल को टाल गए और उन्होंने ये कहा कि चूंकि 5 साल जिस तरह से उन्होंने औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में काम किया है वो उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहा है। क्योंकि सीधे तौर पर उनका ये आरोप था कि 20 साल तक जब चंद्रकांत खैरे, चूंकि जब शिवसेना एकजुट थी, चंद्रकांत खैरे 4 बार लगातार सांसद रहे, तो यहाँ पर विकास कार्य नहीं किया गया है। बहरहाल यहाँ पर तस्वीर आपको गोदावरी स्कूल के अंदर की दिखा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जो है धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए और अपने मतदान का उपयोग करें। आप देखिए लोग कतार में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। एक महिला जो यहाँ पर पहुंची हुई है, आप देखिए इन्होंने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया है। क्या कहेंगी, क्या सोचकर आपने वोट दिया है, क्या मुद्दे हैं आपके मन में? हमको बहुत खुशी हो गई, इसलिए हम पहले आके मतदान किए। क्या मुद्दे हैं आपके लिए इस बार? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तमाम लोग जो है वो मतदान का उपयोग कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये सीट जो है, चूंकि 11 सीटों पर महाराष्ट्र में इस बार चौथे चरण में वोटिंग हो रही है और औरंगाबाद इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यहाँ पर सिटिंग सांसद इम्तियाज जलील है, लेकिन शिवसेना और यूबीटी ग्रुप से एक बार फिर चंद्रकांत खैरे मैदान में है, लेकिन एकनाथ शिंदे की तरफ से। राजीव, औरंगाबाद सीट का हाल बता रहे हैं और हमें तस्वीरें देखने को मिल रही हैं हैदराबाद सीट से माधवी लता, जो कि बीजेपी की कैंडिडेट हैं, असदुद्दीन ओवैसी को दे रही हैं टक्कर। वो भी अपना वोट डालने के लिए पहुंची हैं, ऐसा लग रहा है। जल्दी से एक बार फिर नूर मोहम्मद का रुख करते हैं। नूर, वहां से क्या अपडेट है, बताएं। देखिए इधर ओवैसी उधर माधवी लता दोनों पे अपने पोलिंग बूथों के करीब में है। अभी कुछ देर के बाद वो वोट डालेंगे। देखिए दोनों ने एक ही टाइम में निकला है। उधर सिकंदराबाद के इलाके में माधवी लता वोट डालेंगे, इधर हैदराबाद के पुराने हैदराबाद के अंदर ओवैसी अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। मगर जिस तरह की जो लगातार जिस तरह की बयानबाजी हुई थी, जो मुकाबला, जो जिस तरह का इलेक्शन जो प्रचार हुआ था, उसका सीधा असर दिख रहा है। देखिए अगर हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूँगा तो ज़्यादातर मेजॉरिटी यहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक है और 40% के आसपास हिंदू वोट बैंक है। अगर किसी एक की तरफ ये वोट बैंक अगर मूव होता है तो शायद उसी की तरफ यहाँ पे होते हैं। मगर जिस तरह के हालात पूरे वॉल सिटी के अंदर, हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर खास तौर पर देखा जा रहा है, पहले इस तरह की पुलिस का बंदोबस्त, इस तरह की सख्ती यहाँ पर नहीं देखी गई। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि सख्ती भी है। और पहले हमेशा आरोप लगता था कि यहाँ पे बोकसिंग वोटिंग ज़्यादा होती है, बोकसिंग से हर कोई यहाँ पे जीतता है, मगर उस पर भी खास इलेक्शन कमिश्नर उस पर नज़र रखा है। मगर जिस तरह से जैसे ही 7 बजते हैं पूरे वोटर अपना वोट करने के लिए लगातार कतारें लगा रहे हैं। जो बार बार अपील भी नेताओं की तरफ से यही किया है कि जो घरों से निकले छुट्टी ना मनाएं। मगर अभी तक माधवी लता और ओवैसी अभी कुछ देर बाद में अपना वोट करने के लिए हम पहुंचेंगे। माधवी लता ने कैसी टक्कर दी है इस बार असदुद्दीन ओवैसी को?
देखिए, पूरे सियासी कैरियर की अगर मैं बात करूं तो ओवैसी परिवार के अंदर शायद 2024 का इलेक्शन इतना भारी रहा कि इससे पहले कभी भी नहीं रहा। देखिए, उनको बाज़ाब्ता रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर उनके स्पीचेस को भी ट्रांसलेट करना पड़ा। माधवी लता वैसे भी वॉल सिटी से आती है, वो हैदराबाद MP कॉन्स्टिट्यूंसी से ही वो आती है। वो ओवैसी के इलाके को अच्छी तरह जानती है, हाँ के लोकल लैंग्वेज पे उसको वो रहे, ओवैसी के हर लोगों को अच्छी तरह जानती है। मगर माधवी लता ने जो गली गली फिरकर जिस तरह से प्रचार किया है वो MIM के लिए उतना आसान नहीं था। MIM हर तरह, देखिए अगर इस बार 2024 की बात करूँ, TRS ने अपने कैंडिडेट को, डमी कैंडिडेट को उतारा, कांग्रेस का वैसा भी कैंडिडेट तो बराए नाम ही रहा है। मगर असल मुकाबला हर बार बीजेपी के नाम से हुआ करता था। मगर इस बार बीजेपी ने जो मुकाबला, जो टक्कर दिया है, ओवैसी को बाज़ाब्ता दिन रात यहाँ पे प्रचार करना पड़ा था। जिस तरह से उन्होंने जो रोडों पर, सड़कों पर निकल कर जिस तरह प्रचार किया था, उससे पहले ये तारीख में कभी इस तरह MIM को इस तरह के हालात पेश नहीं थे। मगर जो 2024 के अंदर देखा गया था, माधवी लता ने जो चलिए ठीक है, नूर मोहम्मद एक बार फिर से आपके सामने आएंगे और आपसे बात करेंगे हैदराबाद में इस वक्त क्या नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच श्रीनगर, जहां पर आज मतदान हो रहा है, इरफान का हम रुख करते हैं। इरफान, श्रीनगर की अगर बात करें तो इस बार वहां पर क्या मुद्दे बनते हुए नजर आ रहे हैं? 370 खत्म किया गया, इस बार वहां पर कैसा लोगों के बीच में मूड नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल अभी जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर कुछ देर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला मतदान करने के लिए आएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें हम तक पहुँच रही हैं, उसके चलते लगातार पुलवामा से लेकर गांदरबल तक सुबह से ही बड़ी कतारें लोगों की लगना शुरू हुई है। मतदान जो है वो लगातार लोग बढ़ चढ़ कर रहे हैं और जिस तरह का एक्साइटमेंट लगातार कैंपेनिंग में देखने को मिला, उसके चलते ऐसा लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत ही अच्छा इस बार देखने को मिलेगा। हालांकि इस पोलिंग स्टेशन पे VVIPs के लिए तैयारी रखी गई है, उसके चलते फिलहाल यहाँ पर 8:30 से तैयारियाँ जो VVIPs के लिए है वो शुरू होंगी और उसके बाद आम लोग इस जगह पर अपना मतदान करने के लिए आएंगे, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है यहाँ से गुपकार रोड शुरू हो जाता है और पूरा VIP इलाका है। तो कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में जिस तरह की तस्वीरें पुलवामा, गांदरबल और शहर श्रीनगर के अंदरूनी इलाकों में नज़र आ रही है, वो भी करीबन सुबह 7:30 बजे से ही, तो उससे लगता है कि बिल्कुल इरफान बने रहे आप हमारे साथ। और हमारे एक और सहयोगी महराज अहमद उस जगह पर मौजूद हैं जहां का जब जिक्र होता है तो 2019 में पुलवामा अटैक की वो कड़वी यादें जहन में जिंदा हो जाती हैं। महराज, जरा बताएं, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहला बड़ा चुनाव, लोगों में कितना एक्साइटमेंट है? वोटर्स जो हैं वो कितना एक्साइटेड नजर आ रहे हैं पुलवामा के? बिल्कुल समीर, बता दें आपको कि 7 बजे की जो कह सकते हैं कि साथ ही जो है आप देख सकते हैं कि पुलवामा नायरा जो है ये पोलिंग स्टेशन है जहां पे आप लाइनें देख सकते हैं किस तरीके से अभी वोटर्स की जमा हो गई है। बता दें आपको कि पुलवामा निसंदेह पुलवामा हमले की वजह से सुर्खियों में आया हो, लेकिन बता दें आपको कि उसके बाद, उससे पहले भी जो है त्राल यही का इलाका है, इसी जिले का इलाका है जहां से कभी पोस्टर बॉय 2016 में बुरहान वानी उठे थे और फिर सुरक्षा बलों ने उनको मार गिराया था। बहुत सारे ऐसे कमांडर्स थे जिनकी वजह से पुलवामा सुर्खियों में रहता है, लेकिन आज इस वजह से सुर्खी में है कि यहाँ पे मतदाताओं की लाइनें आज देखी जा रही है और विशेषकर अपने नुमाइंदे को यहाँ पे जिताने के गर्ज से यहाँ पे पहुंचे हैं और एक बदलाव देखा जा रहा है। बिल्कुल निसंदेह, जैसा इरफान हमारे सहयोगी कह रहे थे कि जो परसेंटेज होगी वोटिंग की वो इस बार बहुत अच्छी होगी और कहा जा सकता है कि हालांकि लोकसभा चुनाव में वोटिंग बहुत कम बिल्कुल महराज, उम्मीद यही की जा रही है कि जहां जहां वोटिंग हो रही है वहां वहां तमाम जो मतदाता है वो अपने घर से निकलें और अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल जरूर करें। यही TV9 भारतवर्ष भी लगातार कर रहा है अपील। पश्चिम बंगाल से खबर, नदिया में बम विस्फोट हुआ है। वोटिंग से पहले रविवार की रात बम विस्फोट की खबर। नकाशीपारा थाने के बिल कुमारी गांव में विस्फोट हुआ है। पुलिस ने हालांकि घटना से इंकार किया। और देखिए, फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन जिन्होंने हैदराबाद में मतदान किया है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हैदराबाद की फिल्म स्टार, फिल्म एक्टर अल्लू अर्जुन ने मतदान किया। यहां पर मुकाबला एक बार फिर से काफी दिलचस्प हो चला है, जहां एक तरफ AIMIM से असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से चुनावी मैदान में, एक मजबूत गढ़ AIMIM का, और वहीं बीजेपी से माधवी लता है। और देखिए तस्वीरें आपको हैदराबाद की दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने मतदान किया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं बीजेपी से उम्मीदवार माधवी लता, जो कि चुनौती दे रही हैं असदुद्दीन ओवैसी को, और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। ये तस्वीरें
जी हां, लोकतंत्र का महापर्व है। 7 चरणों में इस बार लोकसभा चुनाव कराए जा चुके हैं। 3 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। आज चौथे चरण का मतदान है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं और हर सीट से ताजा अपडेट हम आप तक लेकर आ रहे हैं। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग जारी है। गिरिराज सिंह, जी किशन रेड्डी समेत कई दिग्गजों ने डाले हैं अपने वोट। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में अब से थोड़ी देर पहले मतदान किया। हर बार की तरह एक बात खास है, गिरिराज सिंह में सबसे पहले मतदान करने के लिए अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं। यह सिलसिला उन्होंने आज भी जारी रखा। सबसे पहले अपना मतदान किया और उसके बाद हमने देखा जी किशन रेड्डी, उन्होंने भी सिकंदराबाद में अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया। माधवी लता इस बार हैदराबाद में काफी चर्चा में रही, जो कि बीजेपी की कैंडिडेट हैं। असदुद्दीन ओवैसी को दे रही हैं टक्कर। उन्होंने भी हैदराबाद में अपना वोट डाला है। सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर में मतदान किया। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जूनियर एनटीआर जिन्होंने अपना मत का इस्तेमाल किया है, वोट डाला और उसके बाद जब वो बाहर निकले हैं तो उंगली में लगी शाही का निशान भी उनकी तरफ से दिखाया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जूनियर एनटीआर जो कि अपनी उंगली में लगी स्याही का निशान दिखाते हुए मीडिया को, और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और अपने आप में देखिए जब बड़े नेताओं से लेकर कुछ खास लोग जो कि पहुंचते हैं मतदान केंद्र अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो एक बड़ा मैसेज जाता है सभी वोटर्स में कि वो भी अपने घर से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और हैदराबाद से भी अपडेट आपको देते हैं। हैदराबाद में माधवी लता ने डाला है अपना वोट। मतदान के बाद माधवी लता ने अपील की, सभी वोटर्स मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, खुद के लिए और देश की प्रगति के लिए वोट दें। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माधवी लता जो कि इस बार अपने चुनाव प्रचार के दौरान खासा सुर्खियों में रही, असदुद्दीन ओवैसी को दे रही हैं हैदराबाद में टक्कर। वोट डालकर अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक समझ रही हूँ, क्योंकि एक वोट एक ऐसा समाज सेवा दृक्पथ को एक इंसान में दिखा देती है। क्योंकि एक वोट डालने से 2 फायदे होते हैं। एक खुद का परिवार, खुद के बच्चे आगे लेके जाने के लिए एक विकसित भारत के प्रति, और दूसरा उन सारे गरीबों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, दलितों के लिए और औरतों के लिए, और वो सारे बूढ़े बुजुर्ग के लिए जिनके लिए एक सच्चा और एक अच्छा प्रशासन चाहिए, उनके प्रति भी एक ऐसा सहकार और मदद हो जाती है। एक वोट खुद के लिए भी और देश की प्रगति के लिए भी, तो इससे अच्छा समाज सेवा क्या हो सकता है। और देखिए नूर मोहम्मद जो कि हैदराबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। नूर मोहम्मद, अभी माधवी लता को हम सुन रहे थे, काफी कड़ी चुनौती इस बार देते हुए नजर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी को, लेकिन क्या ये उनके लिए मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि 1984 से बात करें तो ये AIMIM के लिए मजबूत गढ़ रहा है। देखिए अभी कुछ देर पहले माधवी लता ने अपना वोट इस्तेमाल किया है। अभी 10-15 मिनट के बाद ओवैसी भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई है। देखिए वो माधवी लता ने जिस तरह से जो इलेक्शन कैंपेनिंग किया था, जो ओवैसी के गढ़ से वैसे भी माधवी लता आती है। जिस तरह से माधवी लता ने ओवैसी के पुराने हैदराबाद के गलियों में फिर जिस तरह से प्रचार किया था, ये गैर मामूली है। देखिए हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि ओवैसी इलाके में बीजेपी ने जो गलियों में जाकर जो प्रचार किया था वो कोई गैर मामूली नहीं था। देखिए ओवैसी लगातार यहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस में उनके स्पीचेस को ट्रांसलेट भी करवा रहे थे और लोगों से बार बार अपील भी कर रहे थे। जिस तरह से माधवी लता ने जो प्रचार किया था, जो गलियों में जो जनसभाएं रखी थी, वो उसका अंदाज़ा शायद एमआईएम को कभी भी नहीं था। लगातार एमआईएम के मुकाबले में हर तरह की कई पार्टियां लड़ती थी, मगर हर बार भी डम्मी कैंडिडेट थे। माधवी लता एमआईएम के लिए इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाने पर मजबूर कर दिया है। और ओवैसी के जितने भी लोग थे वो लगातार लोगों में रहे और लोग ओवैसी ने जो काम उन्होंने पब्लिक के लिए किया था वो बार बार बताते रहे। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ओवैसी वाले इलाके में हैदराबाद MP कॉन्स्टिट्यूंसी
जो आता है, यहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम वाला इलाका है। देखिए 60% के आसपास मुस्लिम वोट बैंक है और हैदराबाद में सबसे पहली बार ऐसे हुआ कि बीजेपी का जो इलेक्शन पोलिंग कैंडिडेट है वो महिला है, मुस्लिम महिला तक माधवी लता के फेवर में आज यहाँ पे काम करे, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि माधवी लता ने किस तरह से यहाँ पे मेहनत की। बिल्कुल नूर बने रहे आप हमारे साथ और हैदराबाद सीट के हाल के बारे में हम आपसे जानते रहेंगे आगे भी। तो कुल 7 विधानसभा सीटें हैं हैदराबाद में, जिनमें से 6 AIMIM के ही पास हैं। AIMIM के दबदबे वाली इस सीट पर इस बार क्या होगा, सबकी नजरें होंगी। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी देखिए इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव सिंह हमारे सहयोगी औरंगाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मुंगेर से, बिहार के मुंगेर से रुपेश कुमार लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं जम्मू। अंकित भट्ट वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, वहां पर वोटर्स का रुझान क्या नजर आ रहा है? सुबह का वक्त है, क्या भारी संख्या में वोटर्स अपने घर से निकल रहे हैं अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने के लिए? देखिए समीर, मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर सीट पर आज लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। वहीं कश्मीरी पंडित जो विस्थापित 90 के दशक में जम्मू के साथ साथ देश के अलग अलग इलाकों में वहां पर रहने शुरू हो चुके थे, उसके बाद यहां पर जम्मू के अंदर श्रीनगर लोकसभा सीट पर आज वोटिंग हो रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई लोग जो है वो अपना वोट डालकर आए हैं। हालांकि सुबह का वक्त है, इन सब के बीच जो भीड़ है उस तरीके की नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन लगातार जो युवा है, जो हर वर्ग के यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। आज आप अपना वोट कास्ट करेंगे बदलाव के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पार्टी देख के वोट करेंगे, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? डेवलपमेंट मुद्दा है, रोजगार। हाँ सर, क्या सर 90 के दशक के बाद पहली बार ऐसा देखा गया कि बिना एमफॉर्म के आज आप वोट करेंगे, कितने उत्साहित है आप? खासतौर पे धारा 370 हटने के बाद वोट कर रहे हैं। पहले एमफॉर्म भरना पड़ता था, बड़ा टेंशन हो जाती थी। अब एमफॉर्म के बगैर अब फॉर्म वो फिलअप हो जाता है, कि उसमें बड़ा आसानी हो रही है, अब पहले से बेटर है। महिलाओं को अपील करेंगे कि अपने घरों से बाहर निकले, वोट करें। हाँ बिल्कुल, सबको आना चाहिए वोट डालने के लिए। बहुत आसान प्रोसेस है। अपना आधार कार्ड लेकर आइए, आपको स्लिप्स मिली होंगी नंबर्स की, वो लेकर आइए और यहाँ पे वोट डाल सकते। बदलाव के लिए वोट थोड़ा टाइम निकाल के आना ही पड़ेगा लेडीज को। बदलाव होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो भी है शायद वो मुद्दा रहे इस बार और उसके बारे में गवर्नमेंट बात करे और शायद कुछ जॉब्स की वैकेंसीज और निकल जाए। कश्मीर से विस्थापित होकर यहाँ पे आज श्रीनगर लोकसभा सीट पर आप वोटिंग करने आए, कितने उत्साहित है आप? खासतौर बहुत उत्साहित है। बदलाव के लिए वोटिंग है और डेवलपमेंट के लिए वोटिंग है और बेरोजगारी के लिए वोटिंग है। तो साफ तौर पे आप समीर यहाँ पे जो वोटर है उनको सुन सकते हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से कईयों का कहना है रोजगार, कईयों का कहना है बदलाव, कईयों का कहना है कि डेवलपमेंट के लिए वोट करेंगे। यहाँ पर जम्मू बिल्कुल अंकित, तो हमने सुना वहां पर जो मतदाता उनके मुद्दे क्या है जिस आधार पर वो अपना वोट कास्ट कर। और इस बीच हैदराबाद की तस्वीर आप देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो कि इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं और लगातार चर्चा का विषय यही बना हुआ है कि इस बार हैदराबाद में कितना दिलचस्प मुकाबला बना हुआ है। जिस तरह से नूर मोहम्मद ही बता रहे थे कि माधवी लता जो कि असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दे रही है, वो एड़ी चोटी का जोर लगाती हुए नजर आ रही है, लेकिन मौजूदा जो सीट है वो AIMIM के पास है और असदुद्दीन ओवैसी को आप देख मौजूदा सांसद जो कि अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। खैर, क्या वो वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हैं, वो कुछ बोलते हैं, ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त यह हैदराबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नूर मोहम्मद हमारे साथ जुड़े। नूर, बताइए, इस वक्त हम देख पा रहे हैं ओवैसी पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी अपने परिवार के साथ पोलिंग स्टेशन पहुंच चुके हैं। वो अभी कुछ देर में वोट कर बाहर आकर शायद मीडिया से बात करेंगे। मगर जिस तरह से ओवैसी का परिवार, देखिए कभी इससे पहले ऐसा ओवैसी का परिवार एक साथ कभी आकर वोट नहीं डाला था, मगर पहली बार ओवैसी ने अपने परिवार के साथ आकर इस पोलिंग स्टेशन के अंदर वोट डाल रहे हैं। और ओवैसी भी लोगों से अंदर अपील कर रहे हैं कि आप लोग शांतिपूर्वक रहें, वोट करें। मगर ओवैसी ने जिस तरह से जो प्रचार किया था, जिस तरह से जो मुकाबला बीजेपी से रहा है, वो उतना आसान नहीं था। देखिए ओवैसी अंदर जा चुके हैं,
अभी कुछ देर में वोट करने के बाद बाहर आएंगे और सिक्योरिटी की हाई सिक्योरिटी होने की वजह से गेट भी शायद यहाँ पे अधिकारी बंद कर रहे हैं। मगर ओवैसी उधर एक तरफ सिकंदराबाद के इलाके में माधवी लता ने अपना वोट किया है और वो यहाँ पे हैदराबाद MP कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ओवैसी वोट करेंगे। ओवैसी वोट करने के बाद वो अपने पूरे क्षेत्र के अंदर हैदराबाद MP कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पूरा पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे। किस तरह यहाँ पे वोटिंग हो रही है, किस तरह से लोग वोट करने के लिए बाहर आ रहे हैं। देखिए एक सीधा यहाँ पे एक मुकाबला रहा है बीजेपी से माधवी लता से। माधवी लता इसी इलाके से आती है, माधवी लता के इस इलाके के बारे में पूरी तरह मालूमात है। वो ओवैसी के इलाके की कभी यहाँ पे रहा करती थी, मगर जिस तरह से मुकाबला जो बीजेपी से रहा है बहुत टफ रहने वाला है। बिल्कुल नूर, लेकिन 1984 के बाद से अब तक AIMIM ये सीट हारी नहीं। हैदराबाद ये वो जगह है जो कि 40 सालों से ओवैसी परिवार का गढ़ माना जाता है। ऐसे में खुद असदुद्दीन ओवैसी क्या माधवी लता को कोई चुनौती मानते हैं? देखिए ओवैसी वैसा भी हमेशा यही कहते थे कि मेरा मुकाबला हमेशा बीजेपी के साथ ही रहा है, बीजेपी से ही रहेगा। मगर माधवी लता ने वैसे भी जो प्रचार किया था, जिस तरह से वो ओवैसी वाले इलाके में घुसकर जो प्रचार किया था, देखिए सबसे बड़ी बात हैदराबाद के इलाके में, हैदराबाद की जो पोलिंग स्टेशन में मुस्लिम महिलाएं बीजेपी के एजेंट बनी हुई है। तो माधवी लता ने कितनी मेहनत की होंगी, कितनी ग्राउंड लेवल में मेहनत की होंगी, इससे भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मगर हर बार ओवैसी यही कहते थे कि मेरा मुकाबला MIM से है, मेरा मुकाबला बीजेपी से है। मगर इस बार बीजेपी ने जो एड़ी चोड़ी का जोर लगाकर जो हैदराबाद MP कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो मेहनत की है, ये गैर मामूली रहा है। मगर ओवैसी के लिए उतना आसान भी नहीं रहा इस बार हैदराबाद MP कॉन्स्टिट्यूंसी के जीत के निकले गए। मगर हर बार यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो वोटर्स है वो मुस्लिम है, तो 40-35% के आसपास हिंदू वोटर है। मगर अभी तक हैदराबाद वाले इलाके में वैसे भी वोट करने के लिए लोग बहुत कम आए हैं। वैसे भी 10-11 बजे के बाद यहाँ के लोग वोट करने के लिए आएंगे। ओवैसी वैसे भी अंदर वोट कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग अभी बाहर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, और नूर आप हमारे साथ बने रहिए। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, असदुद्दीन ओवैसी जो कि अब मतदान केंद्र पहुंच गए हैं और वहां से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार के साथ वोट डालने के लिए असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं कि अगर हैदराबाद सीट की बात करें तो 1984 से ही ये मजबूत गढ़ रहा है। ओवैसी के पिता यहां से सांसद चुने थे और उसके बाद से लगातार यहां पर जो ओवैसी परिवार है उसका दबदबा रहा है। इस बार माधवी लता जो बीजेपी उम्मीदवार है वो कड़ी चुनौती देती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने पोलिंग सेंटर से है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी को आप देख पा रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। बिल्कुल, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं, अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें कतारबद्ध आप देख सकते हैं उन्हें। आगे ये देखिए, इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी अपना वोट डाल रहे हैं, पूरे परिवार के साथ वो वोट डालने के लिए पहुंचे। और इससे पहले हमने देखा था माधवी लता जो कि बीजेपी की कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपना वोट डाला और मतदाताओं से ये अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से जरूर बाहर निकलें और अपने मताधिकार का करें इस्तेमाल। असदुद्दीन ओवैसी अब वोट डालने के लिए पहुंचे हैं पूरे परिवार के साथ। उनके परिवार की कई महिलाएं भी उनके साथ नजर आ रही हैं जो कि वोट डालने के लिए इस वक्त पहुंची हैं। हैदराबाद वो सीट जो कि गढ़ मानी जाती है AIMIM का। हैदराबाद की जो 7 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 6 विधानसभा सीटों पर AIMIM का कब्जा है। 40 सालों से एक मजबूत किला ओवैसी परिवार का हैदराबाद। क्या वहां पर इस बार बीजेपी कोई चुनौती AIMIM को दे पाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। माधवी लता जो कि बीजेपी की कैंडिडेट हैं, इसी सीट पर टक्कर दे रही हैं असदुद्दीन ओवैसी को। उन्होंने भी अपना वोट डाला है। उनकी तरफ से भी चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े दावे किए गए। असदुद्दीन ओवैसी के भी कई बयानात बहुत सुर्खियों में रहे। रैलियों के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने जो भाषण दिए वो सुर्खियों में रहे। तो देखना होगा कि हैदराबाद सीट का समीकरण क्या इस बार कुछ बदलता है या एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखते हैं असदुद्दीन ओवैसी। क्या लगता है नूर मोहम्मद? और देखिए इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी लग रहा है मीडिया से कुछ बात करने जा रहे हैं। वो क्या बोलते हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी वोट डालकर बाहर निकल चुके हैं और तमाम जो मीडिया के लोग वहां पर मौजूद हैं, जो पत्रकार मौजूद हैं, वो उनसे बात करना चाहते हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वोट डालकर निकल चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी अपने पूरे परिवार के साथ।
और जिस तरह से लगातार हम आपको बता भी रहे हैं, और देखिए सिकंदराबाद का सीधा रुख करते हैं। जी किशन रेड्डी वोट डालने के बाद मीडिया से बात कर रहे हैं। सबको मिला है सर, बीजेपी का क्या एक्सपेक्टेशन है तेलंगाना? अभी वो सर आज बोलना नहीं बोलना मुझे मगर मेरा ख्याल से मैं 100 मिनट से बाहर आया हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, यही मेरा विश्वास है। जनता का भी यही इच्छा है। तो जी किशन रेड्डी को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से विश्वास जताया गया कि मोदी सरकार एक बार फिर से बनती हुई नजर आएगी। इस बात का विश्वास जी किशन रेड्डी की तरफ से जताया गया वोट डालने के बाद। वैसी को सुन लेते हैं। एवरी इलेक्शन के नॉट अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और आज देख रहे हैं कि कल से भी खुदा की कुदरत बोलिए कि मौसम भी थोड़ा गर्मी में कमी आई है, तो अब तो आपको निकल कर सबको अपने वोट का इस्तेमाल पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद में, आंध्रा में। So how do you think the elections been going so far, 2024? How different is it than 2019? Every election cannot be the same as what it was 5 years ago. The challenges are different, the issues are different, and of course this is a very important historical parliamentary election in our country. And the issues are not what they were in 2019. It is completely different issues, completely different objective, and people also have a different understanding and what they want for this country as compared to 2019. So would you say this is a tough fight for you? 1984 से MIM के पास ये सीट है. Do you think that this could be a tough fight for you? That everything has changed. देखिए, इलेक्शन जो होता है ना, चाहे किसी से भी मुकाबला हो, उसको सीरियसली आपको लेना पड़ता है। यू हैव टू टेक एवरी इलेक्शन सीरियसली, वेदर इट्स अ म्युनिसिपल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, जिला परिषद, असेंबली, पार्लियामेंट। इलेक्शन इज इलेक्शन। You know, you don't have this comfort of even blinking, so you'll have to take your every opponent, whether it is X, Y, Z, whatever it is, and then work hard, which we have done and which has always helped us in winning this seat. And hopefully around this time also, I'm sure that with the blessings of people and faith in Almighty Allah, we will be successful and will win with the same majority. Any message for Prime Minister Modi? BJP says they're going to remove 4% quota. That's their main focus here in Hyderabad. Any message for the BJP and Prime Minister? The message would be, people would be people who do not agree with the BJP's ideology, people who do not agree with the venomous statements that the Prime Minister has given about one particular minority community and non-performance of his government. And please understand that, please understand one important thing. What Mr. Modi had done with Agniveer, he is now going to go ahead and do it if he comes back in power with BSF, with CRPF, with Railway Protection Force and SSB. 4 years of service, you're out. Because if he has done this for the army, he will definitely do it for CRPF, SSB, BSF, and all paramilitary forces, and along with RPF. So this people must understand. It has not come out. It will come out very soon. आपको क्या लगता है कि माधवी लता कितना बड़ा कॉम्पिटिशन है? क्या है, किन मुद्दों पर लोगों को निकलकर वोट करना चाहिए? काफी हमने देखा, काफी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, काफी कम्युनल भी हुआ है। नहीं, सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको भारत की जमहूरियत में, लोकतंत्र में भरोसा है और आप भारत से मोहब्बत करते हैं और आप भारत को ताकतवर रूप में देखना चाहते हैं, आप भारत को ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं जहां पर गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ सुनी जाए और गरीबों के से इंसाफ हो, नौजवानों को रोजगार मिले, आप सब लोग, आपके दिलों में एक सेफ्टी का एहसास पैदा हो जाए, तो अपने वोट का इस्तेमाल करें। Madhvi Lata calls herself the face of Hindutva. What would you call yourself? I am the face of Indian nationalism. Sir, five national issues you're seeking vote for today.
I've already said it, but I don't want to get into this trap of appealing for vote on the day of polling when the campaigning. What are your 5 national issues, sir? No, there are many issues. See, what I feel the people of India should understand, especially the youth, the Narendra Modi government has done what they have done with the Indian Army recruitment with Agniveer.